नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं ओंकार जी, जिनसे हम देश में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा-थोड़ा बात करेंगे। बंगाल से शुरू करते हैं, बट पहले सर को प्रणाम, नमस्कार बोलते हैं। सर, वेलकम टू द शो। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, बंगाल में जो चल रहा है इस टाइम पे और जिस तरह से सफाइयाँ चल रही हैं, ये पहली बार ही देखा है कि बीजेपी ने अपना पूरा टैक्टिक जो है वो बदला है। एक बड़ा डिफरेंट तरह से, नहीं तो नॉर्मली थोड़ा-सा हल्के से लेते हैं, थोड़ा प्यार से काम करते हैं, नहीं-नहीं साथ में चलो, ये करो, वो करो। ये दिख रहा है कि पूरा खोल के एकदम खुले में अटैक किया जा रहा है। ये बंगाल में है कि आगे भी आप देखेंगे? और जिस तरह से वहाँ पर एमएलए जो सड़कों पे उतर के काम कर रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा और देश में जनता मांगेगी ये। देखिए, 4 स्टेट्स का उदाहरण हमारे सामने है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा असम और चौथा अब पश्चिम बंगाल। इसमें आप बिहार भी जोड़ लीजिए। सम्राट चौधरी जब से आए हैं तो वहां भी बुलडोजर तो निकल चुका है। उत्तराखंड में आदि जी जो सीमांत जिले हैं, अचानक से वहां मजारें, मस्जिदें रातों रात पूरे पहाड़ पर उग आई थी। यहाँ तक के बद्रीनाथ धाम में भी मस्जिदें दिखाई देने लगी थी। इसी तरह हिमाचल में संजौली में जो कई मंजिला एक मस्जिद के नाम पर बिल्डिंग खड़ी कर दी गई थी, उसको लेकर के विवाद हो ही चुका है, आंदोलन हो ही चुका है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हमारे सब दर्शक उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उन्होंने गुंडों का, माफियाओं का, मवालियों का क्या हश्र किया है और किस तरह का वहां एक सुरक्षित वातावरण बना दिया है, एक निवेश का वातावरण बन गया है। असम में घुसपैठ की एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसको हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे ही दृढ़ संकल्पित एक व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री ही काबू में कर सकते थे। बहुत हद तक वो उस दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। वहां भी बुलडोजर जम करके चले हैं। बहुत सारे अवैध मदरसे ढहा दिए गए हैं, खत्म कर दिए, नेस्तनाबूद कर दिए गए। बिहार में अभी शुरुआत होनी है, लेकिन हो तो गई है। अब आते हैं पश्चिम बंगाल पर। देखिए, लोगों की अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं इस सरकार से। उन्होंने उन्हीं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भर भर करके वोट दिए हैं। 207 सीटें दी हैं 294 में से। टीएमसी के कैंडिडेट 211 सीटों पर हारे हैं। 10 से ज्यादा इनके मंत्री हारे हैं। मुख्यमंत्री खुद हारी हैं, ममता बनर्जी 15,000 के अंतर से हारी हैं। तो जो जनापेक्षाएं हैं, जो चुनाव से पहले और चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह तक और जो भी योगी आदित्यनाथ और शुभेंदु अधिकारी और तमाम दूसरे लोगों ने वहां पर कहा है पब्लिक के बीच में कि हम आपको कैसा शासन देने जा रहे हैं, तो वैसा ही शासन देने की कोशिश शुभेंदु अधिकारी की सरकार डे 1 से करती हुई दिखाई दे रही है। बुलडोजर चले हैं हावड़ा स्टेशन के आसपास भी, उधर दूसरी कुछ जगहों पर भी बुलडोजर चले हैं। उनका विरोध भी करने की कोशिश हुई है, महिलाओं को आगे किया गया है। हमेशा यही टैक्टिस होती है इन लोगों की कि महिलाओं को और बच्चों को आगे कर दो, विरोध करो कि बल प्रयोग से, ताकि सुरक्षा बल हिचकें। तो ये सारी चीजें चल रही हैं अभी। और जिनके खिलाफ गंभीर किस्म के आरोप हैं, जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं, उनकी भी मुश्कें कस दी गई हैं। कल ही फल्टा में जहां 21 मई को मतदान होना है, क्योंकि काउंटर मांड हो गया था, वहां पर सबसे ज्यादा गड़बड़ियां, 60 से ज्यादा शिकायतें थी। ईवीएम से काफी छेड़छाड़ हुई थी। इसी विधानसभा क्षेत्र में जहां से ये जहांगीर खान, जो खुद को पुष्पा बता रहा था,
तो इसी क्षेत्र में वो ईवीएम मशीन पर एक टेप चिपका दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर। नील पॉलिश से लेकर के च्युइंगम तक यहीं वो सारे ऐब किए गए थे। कोशिश ये थी कि फल्टा में किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, लेकिन अब पुनर्मतदान हो रहा है, वो चुनाव तो रद्द कर दिया गया था। 21 को मतदान होगा, 24 को नतीजा आएगा। तो कल शुभेंदु अधिकारी वहां थे और उन्होंने ये कहा कि ये जो पुष्पा सुष्पा है ये अब मेरी जिम्मेदारी है, यानी मैं इनको देखूंगा कि ये कौन सी पुष्पा है। तो अभिषेक बनर्जी की भी कोई फाइल उन्होंने मंगवा ली है नगर निगम से। 24 प्रॉपर्टी कोलकाता पेरीफेरी इलाके में ही निकली है इनकी, और किसी कोई कंपनी है जो इन्होंने खड़ी कर रखी है उसके नाम। तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मैं जरा ये देखूंगा कि ये 24 प्रॉपर्टी ये जबरन छीनी गई हैं, लोगों से अधिग्रहित की गई हैं, खरीदी गई हैं, कैसे इस कंपनी के पास आई हैं। तो चौतरफा अगर हम देखें तो शिकंजा तो कस दिया है, और जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, अभी तो 9 तारीख को तो शपथ ही ली है, अभी हम 17 मई को बात कर रहे हैं। तो इतने कम समय में एक सरकार, और वो भी आधी अधूरी सरकार, अभी शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 ही मिनिस्टर्स ने शपथ ली है, अभी और मंत्रियों का शपथ होना है, विभागों का बंटवारा भी होना है। लेकिन वही एक कहावत है कि ऊँट के पांव पालने में ही पहचान लिए जाते हैं। तो वही हम देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने उस दिशा में ठोस कदम तो बढ़ा दिए हैं। सर ये जो एक्सक्यूज मी, जो आप बता रहे हैं बंगाल में, ये जो मॉडल ये लोग चला रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा था, देश में कई जगहों पे इसकी डिमांड और बढ़ेगी। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में काफी लोग बोलते हैं कि भैया थोड़ा वीकनेस है वहां पर, ये बढ़ना चाहिए। भोपाल में जो चीजें हुई उसके बाद कुछ एक्शन होना चाहिए। तो आपको दिखता है कि दूसरे राज्य भी अभी बदलना शुरू करेंगे? देखिए, डिपेंड करता है कि वहां पर कौन मुख्यमंत्री है, वो कितना दृढ़ है, उसकी इच्छा शक्ति कितनी है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने तो किसी के हाथ नहीं बांधे हुए, सबको खुली छूट है। जो अराजकता दिखाते हैं या जो अवैध काम करते हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं, जिन्होंने म्यूनिसिपैलिटी या पंचायतों की जमीन, सरकारी जमीन कब्जा रखी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तरीके अलग अलग होते हैं, कहीं कड़ा संदेश देना होता है, और मुझे लगता है कि अगर रूल और लॉ के तहत कार्रवाई कर रही है सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है, योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, सभी पुलिस स्टेशन को, सभी एसडीएम को, तहसीलदारों को, जो भी सर्किल ऑफिसर हैं, जो भी एसपी डीएम हैं, उनको एक ऑर्डर है कि जो छटे हुए गुंडे बदमाश हैं उनकी पूरी सूची थानों के पास होती है, उनकी हिस्ट्री सीट भी होती है, उनका एक नंबर भी होता है। इसके अलावा जो उनके लग्गे बग्गे हैं, जो उनके आसपास के गुंडा टाइप, छोटे गुंडे टाइप होते हैं, या जो भू माफिया टाइप लोग होते हैं, उनकी एक पूरी सूची बनाई जाती है। उनकी घरों की, उनके कारोबार की पैमाइश करा ली जाती है। ये भी दिखवा लिया जाता है नगर निगम के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा, वैध है या अवैध है, कितना हिस्सा अवैध है, उसकी भी पूरी जानकारी होती है जिला प्रशासन के पास। और जाहिर है प्रशासन के पास है, शासन के पास भी है। जब भी वो कोई बदमाशी करते हैं भविष्य में जाकर के, तो ऑलरेडी उनको नोटिस इशू किए हुए होते हैं कि आपकी फला प्रॉपर्टी अवैध है या फला प्रॉपर्टी में
इतना हिस्सा जो है वो नियमों के मुताबिक नहीं है, उसकी अनुमति नहीं ली गई, उसका नक्शा पास नहीं कराया गया। तो नियम कायदे कानूनों के साथ उनको नोटिस पहले ही 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 1-1.5 साल पहले नोटिस इशू करके रखते हैं और फिर उस नोटिस को भूल जाते हैं। उसकी फाइल लोकल प्रशासन के पास होती है। जैसे ही कहीं वो इन्वॉल्व होता है दंगे में, फसाद में, पत्थरबाजी में, आगजनी में, तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। तो इतनी सतर्कता सभी राज्य सरकार दिखाएंगे, सभी मुख्यमंत्री दिखाएंगे, सभी सरकारों के जिला प्रशासन, पुलिस, तहसीलदार से लेकर के एसडीएम, एडीएम वगैरह दिखाएंगे, जरा इसकी गुंजाइश कम रहती है या उतनी सतर्कता, सजगता कम ही देखने को मिलती है। जैसी उत्तर प्रदेश में एक मॉडल स्थापित कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए जब उनके घर गिराए जाने को अलबत्ता तो वो चुनौती नहीं देते हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या दूसरी अदालतों में, देते हैं तो आसानी से उनको दिखा दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है कि भाई इनको तो पहले ही अवैध निर्माण करने के मामले में नोटिस इशू है, इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है जो किया गया है। तो ये चीजें हर राज्य में अगर होने लगेंगी तो बहुत सारे अवैध निर्माण और बहुत सारे जो समाज विरोधी तत्व हैं उन पर वैसे ही अंकुश लग जाएगा। नहीं, वो बात तो आपकी सही है सर, एब्सोल्युटली, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जैसे अभी आप देख रहे हैं कि नीट का ये बड़ा पेपर लीक हुआ, सब कुछ हुआ, इसके अंदर अगर आप देखें कि पूरी तरह से एक अभी 1-2 दिन में और भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं और ये पॉलिटिसाइज होगा, तो आपको क्या दिखता है गवर्नमेंट अभी किस तरह आगे जाएगी इसके ऊपर सर? इसमें तो बड़ी कार्रवाई हो चुकी है, ऑलरेडी हो रही है। जो भी मास्टरमाइंड है या जो भी उनके तहत काम कर रहे थे, मेरे विचार से सभी के गर्दन तक अब तक कार्रवाई हो चुकी है, सीबीआई का हाथ पहुंच चुका है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और मेरे विचार से उसकी तारीख भी आ गई है, अगली 21 जून को वो परीक्षा होगी। और जो शिक्षा मंत्री हैं उसने कहा है अगले साल से हम इसको ऑनलाइन करेंगे, यानी पेपर आउट होने की गुंजाइश ही बाकी नहीं बचेगी। बाकी जिनको राजनीति करनी है आदि जी वो तो करेंगे, डे 1 से कर रहे हैं। एनएसयूआई अचानक से सक्रिय हो गई, बैरिकेड पर चढ़ करके तमाशा शुरू कर दिया। ठीक है, लाखों बच्चे नीट की परीक्षा में बैठते हैं, इंतजार करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं साल साल भर, कोई 2 साल तैयारी करता है। बुरा लगता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, पर इस देश में ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई इस तरह के पेपर आउट हुए हैं। अलग अलग राज्यों में, यहाँ तक के कांग्रेसी राज्यों में भी बहुत सारे बार जो है वो पेपर आउट हुए हैं और उनमें भी कार्रवाइयां हुई हैं। तो जो भी तत्व इस तरह के मामलों में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले में हो रही है। क्योंकि ये लोग तो सर देखिए, अभी पॉलिटिसाइजेशन की जैसे हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत लोग बोलते हैं कि भाई पॉलिटिसाइज हर चीज पे अभी ये घुस रहे हैं। अभी राहुल गांधी की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए, बट यहाँ पर जो एक इनको मौका मिल जाता है ये सब चीजें करने का, अरविंद केजरीवाल ने आके बोल दिया जी भाई जेंजी वाले उतरो, सड़क पे उतरो, ये करो वो करो एंड ऑल दैट। तो ये दोबारा से वही एक इनका टैक्टिक है, किसी तरह से लोगों को सड़क पे उतारो। एक तो इन पर भरोसा कौन कर रहा है? ये सब चले हुए कारतूस हैं, जनता इन पर भरोसा करती नहीं है। और जैन जी के भरोसे क्यों है? इनका अपना पार्टी भी तो है, संगठन भी तो है, कार्यकर्ता भी तो है, उनको लेकर के खुद उतर जाओ सड़कों पे, अपने बच्चों को लेकर के उतर जाओ या खुद जाकर के वहां धरने पर बैठ जाओ। ये तो धरना मास्टर है अरविंद केजरीवाल, तो थोड़ी सी धूप सेकने में क्या दिक्कत है? या शीश महल में रहने के बाद से, आराम के घर में रहने के बाद से आदतें खराब हो गई हैं, सड़कों पर अब संघर्ष करने की हिम्मत या वो नहीं बची है। तो ये लोग, जैसा आपने भी कहा है, हर चीज को पॉलिटिसाइज करते हैं।
जहां जरूरत नहीं है उन चीजों पर भी लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। देखिए, नीट वगैरह की जो परीक्षा है उसकी तैयारी कौन करता है? जिनके हाथों में पत्थर होते हैं, जो उपद्रवी होते हैं, जो आगजनी करते हैं, जो दंगे फसाद करते हैं, उस कम्युनिटी से तो लोग नीट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए आते नहीं हैं। आते कौन है? जिनको वाकई या तो मेडिकल क्षेत्र में जाना होता है या दूसरे क्षेत्रों में जाना होता है, और वो नेपाल की तरह या बांग्लादेश की तरह सड़कों पर उतर करके उपद्रव नहीं करेंगे। तो इनको बेसिक समझ होनी चाहिए कि कौन बच्चे हैं जो इस तरह की कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए तैयारी करते हैं। तो भाई वो पंचर वाले और वो पत्थरबाज और वो सब, उनको इकट्ठा कर लो, अगर इनमें हिम्मत है तो उनको इकट्ठा करके सड़कों पे उतार लो। अब उनकी पिटाई करवानी है तो करवा लो। बाकी तो गवर्नमेंट के स्तर पर जो किया जाना चाहिए वो कर दिया गया है, मुझे तो लगता है। अब इसको लंबा खींचने की कोशिश हो रही है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई जिस्ट है या इससे कोई इनको पॉलिटिकल फायदा मिलने वाला है। वही ढूंढते वही ढूंढते हैं ना सर ये। जी 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 जी, मेरा एकदम बैठ गया है सब कुछ सिस्टम। वो हो जाता है कई बार। हाँ, वही ढूंढते हैं ना ये लोग, कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल फायदा मिल जाए, कहीं ना कहीं दाल गल जाए अपनी, कि किसी तरह से कुछ ना कुछ पकड़े। अभी सर ये जो वेस्ट बंगाल में चल रहा है, दोबारा जरा उस तरफ आते हैं। वो एक मॉडल है जो पंजाब में बोल रहे हैं लोग कि भैया ये उधर पे आएगा। अभी जिस तरह से वेस्ट बंगाल का नेक्सस तोड़ा गया, आप पंजाब की तरफ क्या देखते हैं कि ये सेम चीज यूज करी जाएगी पंजाब? अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से लोगों का विश्वास जीतने की कोशिशें होती है। देखिए, अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद के घटनाक्रम को देखें तो अभी तक 11 राज्यों में चुनाव हुए हैं। पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड। उनमें से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस। अभी 6 और राज्यों में चुनाव हुए हैं। बिहार आप लगा लीजिए, बीच में हुआ अकेले। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का, एनडीए का गठबंधन जीता। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। इनमें से असम में और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार थी। केरल में वामपंथियों की सरकार थी। तमिलनाडु में एमके स्टालिन की, डीएमके की सरकार थी। 5 में से 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी ने फिर जीत लिए। तो आप ये देखिए कि 3 राज्य तब, एक बिहार और 3 ये, 11 में से 7 राज्य भारतीय जनता पार्टी जीत गई है और लगभग सभी जगह थम्पिंग मेजोरिटी से जीती है। अच्छा खासा बहुमत दिया है पब्लिक ने। केरल यूडीएफ की झोली में गया है और वहां तमिलनाडु में टीवी के जो एक्टर विजय की पार्टी थी उसको कामयाबी मिली है। असम में फिर से भारतीय जनता पार्टी, पुडुचेरी में फिर से भारतीय जनता पार्टी, और एक नया स्टेट जिसको अभेद्य किला माना जा रहा था ममता बनर्जी का, उस पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी। तो मैसेज क्या जाता है, जिस्ट क्या है, संदेश क्या है कि 11 में से 7 राज्य भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। इसका मतलब माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और मोदी की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी 12 साल के बाद भी दिखाई नहीं दे रही है। अगले महीने
30 तारीख को, अगले महीने शायद 4 तारीख को या 9 तारीख को उनके 12 साल पूरे होने जा रहे हैं एज चीफ मिनिस्टर। शायद 9 जून को उन्होंने शपथ ली थी 2024 में। तो 12 साल बाद भी बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, अभी समय लगेगा जब तक के मुस्लिम कम्युनिटी का विचार ही ना बदल जाए भारतीय जनता पार्टी के बारे में, क्योंकि घाटी में जो माहौल है वहाँ वो तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं है। इसी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी तक जब से बना है, भारतीय जनता पार्टी की अकेले दम पर कभी सरकार वहां बनी नहीं है। और तमिलनाडु और केरल, वो दोनों ही दक्षिण के ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का अभी तक कोई खास आधार था नहीं, अब बनना शुरू हुआ है। तो ऐसे में 7 राज्यों में इनकी सरकार बनने का मतलब ये है कि एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और 2022 के शुरू में जब 5 राज्यों में चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब, तो ये जो माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ये उसके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। और माना यह जा रहा है कि अगर 3 बार के प्रयास में ही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 3 एमएलए से 207 एमएलए पर पहुंच सकती है, तो फिर पंजाब में भी एक वातावरण बना हुआ है ऑलरेडी। पंजाब में अकाली दल मरणासन अवस्था में है। सुखबीर, देखिए प्रकाश सिंह बादल जब तक थे उनका एक सम्मान हुआ करता था, लेकिन सुखबीर बादल का वो सम्मान नहीं है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी को भी लोगों ने देख लिया है, इनके वादे भी देख लिए, इनके इरादे भी देख लिए। भ्रष्टाचार में वहां कई मंत्री गिरफ्तार हो चुके, इनके कई एमएलए गिरफ्तार हो चुके। शासन के नाम पर कुशासन हुआ है। ड्रग्स की तस्करी सिर चढ़ करके बोल रही है, हथियार सीमा पार से डाले जाते हैं। और जो अपेक्षाएं करके इनको वोट दिया था, वो अपेक्षाएं तो दूर दूर तक पूरी नहीं हुई है। बेरोजगारी में कोई कमी नहीं, आतंकवाद वहां फिर से पनप रहा है, धर्मांतरण एक बहुत बड़ी समस्या है। बड़े पैमाने पर जो गरीब गुरबा सिख हैं वो धर्मांतरित होकर के ईसाई बन रहे हैं। तो जो मोहभंग हुआ था कांग्रेस से, और ये आम आदमी पार्टी की तरफ लोग गए थे, इनसे उससे भी ज्यादा मोहभंग हो रखा है। तो एक क्योस है, एक विकल्प की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर ठीक तरीके से अपने आप को एक विकल्प के रूप में वहां प्रस्तुत कर दिया, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की तरह वहां भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी कामयाबी मिलते हुए हम ना देखें। बड़ा एक टेढ़ा सा सिनेरियो बन रहा है सर देश के अंदर, जहां पर ये पूरा एक जो बोलते हैं ना, 2 अपोजिंग स्ट्रक्चर्स लिटरली कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे को। सर अगले कदम मोदी साहब के क्या देखते हैं आप? अभी तो खैर वो तो लगे हुए हैं, बाहर से कुछ जो सामान लेके आना है, ये करना है, वो करना है, जो चीजें करनी है उसमें लगे हुए हैं। अमित शाह अंदर लगे हुए हैं। जो अगले अभी आने वाला है, क्या नाम है, जून में मानसून का सेशन आएगा, उसके अंदर कई लोग फारा का जो FCRA बोल रहे हैं कि FCRA आएगा, और भी 1-2 जो बड़े बड़े बिल्स हैं। आपको लगता है कि इस सेशन में हो जाएंगे? क्योंकि FCRA अगर आ गया तो ये जितना इकोसिस्टम है वो पूरा गया, वो तो रो रो के परेशान हो जाएगा। देखिए, जब भी महत्वपूर्ण बिल आने होते हैं वो तभी आते हैं जब इनको यकीन हो जाए कि ये पारित भी हो जाएंगे, सिरे भी चढ़ जाएंगे, कानून बन जाएंगे। महिला आरक्षण बिल पर जो संशोधन बिल लाए थे अमित शाह, वो तो पिछले सत्र में जब स्पेशल सेशन में गिर गया। तो ऐसा काम सरकार नहीं करेगी, वो ठोक बजा करके। और आपने देखा होगा हाल में तैयारियां बड़ी तेजी से चल रही हैं इनकी। जैसे वो वाला तो प्लान था ना सर।
हाँ, उसको आप समझ लीजिए कि इनको एक्सक्लूड भी कर दिया है, इनको महिला विरोधी भी करार दे दिया है कि भाई हम तो चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते। तो इसका भी इनको नुकसान होगा विपक्ष को, और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। जब जब भी राज्यों में चुनाव होते जाएंगे और बाद में 2029 में लोकसभा के चुनाव में भी। तो इस सेशन में क्या क्या लाएंगे अभी कहना मुश्किल है। मेरा मानना ये है कि वो बहुत तैयारी के साथ बिलों को लेकर के आते हैं, जिनको वाकई पारित करना होता है उसके लिए पहले वो समर्थन जुटा लेते हैं, तब वो मूव करते हैं सदन में, राज्यसभा में लाया जाना हो या लोकसभा में लाया जाना हो। तो जब तक तैयारी नहीं होगी, मुझे लगता नहीं है कि कोई नया इस तरह का प्रतिष्ठापूर्ण बिल लेकर के आएंगे जो सदन में फिर से गिर जाए। ये जो दिखता है कि कुछ बड़े कदम लेने की जरूरत है कहीं ना कहीं, इसको सीधा करने के लिए, ये जो पूरा गेम है इसको सीधा करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े कदम लेने की जरूरत है सर। तो इसके ऊपर तो काफी वो है सर। एक आखिर में, अभी बंगाल में जो जिस तरह का ममता बनर्जी की सिचुएशन है, जो मतलब वो भी सड़क पे लड़ने की कोशिश कर रही हैं। आपने बताया 21 तारीख को दोबारा चुनाव है वहां पर, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी वहां पर जो टेरिटरी है, क्या नाम है, फाल्टा की। नाउ उसके अंदर अगर आप देखें सर, किस जगह पे अगर आप बैठे हैं और किस जगह पे आपको जाना है, उसके बीच में ये अड़चन तो इनकी है, ममता की। तो आपको क्या लगता है इनके साथ अभी क्या करने वाले शुभेंदु साहब? देखिए, शुभेंदु अधिकारी कल फाल्टा में ही थे। डायमंड हार्बर जो अभिषेक बनर्जी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां उन्होंने रोड शो भी किया है, और फल्टा में जो उनकी मीटिंग थी कार्यकर्ताओं के साथ, वहां उन्होंने अभिषेक बनर्जी को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम से मैंने फाइलें मंगवा ली हैं, आपके नाम की जो कंपनी है उसमें 24 प्रॉपर्टीज जो है वो दर्शाई गई हैं, हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी के एक करीबी, बल्कि जो इनके फाल्टा से उम्मीदवार हैं, उस जहांगीर खान, उसका एक दायां हाथ था जो पंचायत समिति का उपाध्यक्ष है, सईदुल खान, उसको गिरफ्तार किया है 2 दिन पहले। और वहां जिस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कल के जमावड़े में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मैं कम से कम 1 लाख की लीड चाहता हूं फल्टा में। तो आप उनके इरादे देखिए क्या हैं। और वो यहां जीत ही नहीं दर्ज करना चाहते, बल्कि 1 लाख के अंतर से टीएमसी के कैंडिडेट को, जहांगीर खान को हराना चाहते हैं। और लोगों का तो ये मानना है कि 21 मई तक, 24 मई को रिजल्ट आएगा, 24 मई तक ये जहांगीर खान नाम का आदमी बाहर रह सकता है, खुले में सांस ले सकता है। उसके बाद तो ये अंदर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसने अजय पाल शर्मा, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, यूपी के आईपीएस ऑफिसर हैं, और जो चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर लग करके दक्षिण 24 परगना क्षेत्र में गए थे, और इन्होंने ही जहांगीर खान को और उनके गुर्कों को ये चेतावनी दी थी कि अगर आपने लोगों को जाकर के धमकाया तो आपकी ऐसी रेल बनाई जाएगी, बाद में रोना मत। तो तब इसने ये कहा था कि अगर वो सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूं। और इस बार तो सीआरपीएफ के जवानों के साथ वो आ गए। अगर यहाँ की जनता निकल आई तो ये सीआरपीएफ भी उड़ जाएगी और अजय पाल शर्मा भी उड़ जाएंगे। तो एक आईपीएस को, जो यूपी कैडर के हैं, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, भले ही वो चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर के तौर पर वहां गए थे, उनको इस तरीके से धमकाना, ये शुभेंदु अधिकारी को रास नहीं आया है, पसंद नहीं आया है। चुनाव आयोग को भी पसंद नहीं आया होगा, और अजय पाल शर्मा को तो खैर क्या ही कहें, वो एक दबंग ऑफिसर है। तो मुझे लगता है कि 24 मई के बाद, और अभिषेक शर्मा पर तो आप जानते ही हैं कि एक एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है,
उन्होंने अमित शाह को धमकी दी थी कि 4 मई को जब रिजल्ट आए तो दोपहर बाद कोलकाता या बंगाल की भूमि पर आकर के देखना, यानी केंद्रीय गृह मंत्री को धमकी दी थी। तो उसमें साइबर सेल जो है विधान नगर पुलिस स्टेशन की, वहां पर ये बीएनएस और लोक प्रतिनिधित्व एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। तो अब अभिषेक बनर्जी के सिर पर भी तलवार लटक गई है गिरफ्तारी की। कब ये सब शुभ काम होंगे, बस इसी की प्रतीक्षा है। वही दिख रहा है सर, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसी बात पे सर थैंक यू सो मच आपके समय के लिए एंड आपके विश्लेषण के लिए। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल्स को सपोर्ट जरूर करिए एंड हमारा डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए किस तरह से आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।